मेडिटेशन की टेक्निक्स के बारे में आप लोग सब सुन ही चुके होंगे। मुझे इतना मैं बार बार उस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि एज सच एक डीपर लेवल पर उनकी नीड नहीं भी होती है। शुरुआत में हो सकती है किसी को, लेकिन या जितनी भी हम लोग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, आप देखिए वो मेडिटेशन तो कोई चीज़ नहीं होती। वो हमको थोड़ा अलाइन करने के लिए होती हैं, हमारा थोड़ा सामंजस्य बैठ जाए। और मुख्य चीज़ ये है कि हम लोग उस मोमेंट से जुड़ सके। इसीलिए मैंने आज इस मुकाम पर मुझको ये लगा और मैंने कहा कि मेडिटेशन वर्ड को हम लोग हटा सकते हैं। मेडिटेटिवनेस जो है वो इम्पोर्टेंट है, मतलब ध्यान की जो अवस्था है वो मेंटेन होनी चाहिए, और वो क्या है इसको हमें बहुत एक्सप्लोर करना चाहिए। आप लोगों ने ध्यान सूत्र मेरे सुने ही होंगे, जो इतना लगातार आए। अभी जितने आए होंगे उतने ही अभी और आने को होंगे, वो भी आएंगे बाद में। तो वो एक प्रॉब्लम ये थी लोगों की, उसको सॉल्व करने के लिए मैंने इस पे बोला था। वर्ड इतना अट्रैक्टिव है और लोगों को उसकी चाहत भी है, समझना भी चाहते हैं, लेकिन अगर किसी से भी पूछिए तो 2-4 लाइन से ज़्यादा वो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। पूछे व्हाट इज़ मेडिटेशन, तो 2-4 जो टिपिकल आंसर हैं उसके बाद वो थम जाएगा। तो मैंने उसको इतने एंगल से कहा है जितने पॉसिबल एंगल हो सकते हैं, मतलब उतने एंगल, हाँ, जितना हमारा ह्यूमन माइंड परसीव कर सकता है वो सारे एंगल। तो वो सारी जो विजडम है उसको जब हम अपने अंदर जीना शुरू करते हैं तो रियल सेंस में हम लोग मेडिटेटिव होते हैं। बाकी हम आँख बंद करके बैठे, हमने कुछ सो कॉल्ड एक्सपीरियंसेस किए, उन सब का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उसके बाद भी लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो इसलिए उसमें अट्रैक्शन होना भी नहीं चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ 80-20 का रेशियो हर बार मैं मान लेता हूँ स्टैटिस्टिकली। तो अगर जो लोग प्रेजेंट हैं उसमें से मैं मान लेता हूँ 80% लोग उस मैच्योरिटी को टच कर चुके होंगे। बहुत खुशी की बात है, सारे टच कर चुके हों, और 20% हो सकता है उसको टच करने की कोशिश कर रहे हों उस मैच्योरिटी को। लेकिन मुख्य चीज़ यही है कि जब हम उस मैच्योरिटी को टच कर रहे हैं तो बहुत सारी जो मंडेन स्पिरिचुअलिटी है, बहुत सतही जो अध्यात्म की चीज़ें हैं, हम उनसे फिर हटते हैं। उनका ज़िंदगी में फिर कोई बहुत मतलब नहीं रहता। और प्योर स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही ये होता है कि उन चीज़ों को हम लोग डेली लाइफ में जी रहे हैं, हमारी डेली लिविंग का वो हिस्सा है। अगर वो हमारी डेली लिविंग का हिस्सा नहीं है और वो हमारी एक अलग दुनिया है, आप कभी आश्रम गए कहीं, वहाँ आपने एक अलग लाइफ स्टाइल जी, आप अगर वही चीज़ मान लीजिए हमारे यहाँ भी बन जाए कि लोग अनंत आए 3 दिन एक अलग लाइफ स्टाइल, घर गए तो एक अलग लाइफ स्टाइल, तो हम कहेंगे ये एक फेल्योर है, ये हम लोग उस चीज़ को भी नहीं टच कर पाए। मेडिटेटिवनेस, ध्यानपूर्णता की स्थिति यह है कि हम कहीं भी हैं, हम उस इनर विजडम से ही चल रहे हैं। तो उस इनर विजडम से चलने में समस्या कोई नहीं होती है, और लोगों को उसके लिए ये बिल्कुल ही तय बात है कि अपनी अंडरस्टैंडिंग को ही और डीप करना होता है। अंडरस्टैंडिंग को डीप करने के 2 रास्ते हैं। एक जो हम लोग बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन, इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअलिटी, जिसको मैं कहता हूँ कम से कम इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो लाए हम लोग। और दूसरी है हार्दिक समझ। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो टेक्निकली बहुत सारी बात नहीं समझ रहे हैं, लेकिन बात सुनते हुए, उस वातावरण में, उस प्रेजेंस में रहते हुए उनके अंदर अचानक एक समझ पैदा हो जाती है। लेकिन उन लोगों को कोई हम आर्डर नहीं दे सकते, यानी उनके लिए कोई मेथड नहीं है।
वो उनको उसी कैटेगरी में डालते हैं, भक्त, डिवोटी, या कहें डिवोशन की कैटेगरी है, लव की कैटेगरी। आप सुन रहे हैं और आपकी बीइंग एक ऐसे लेवल पर ओपन होती है, आपके अंदर एक इस तरह की ओपनिंग है कि जो कहा जा रहा है उसको विदाउट इंटेलेक्चुअल इंटरप्रिटेशन हमारी बीइंग समझ लेती है, हमारे अंदर उसकी समझ आ चुकी होती है। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, पढ़े लिखे भी नहीं होंगे, गाँव में मिल जाएंगे, या सब कहीं भी मिल सकते हैं ऐसे लोग। जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये इंसान उन चीज़ों का नाम भी नहीं लेता, उन टर्मिनोलॉजी का उपयोग भी नहीं करता स्पिरिचुअल, लेकिन वो वही लाइफ है, वो जो जी रहा है वो वही एग्जैक्टली वही चीज़ है। भारत में ऐसे लोग मिल जाएंगे, और ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो सारी टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे होंगे, सारी टर्मिनोलॉजी, और जी उसका तिनका भर भी नहीं रहे होंगे। तो हमारा कंसर्न इसी बात का है कि हम लोग जीने पर फोकस कर रहे हैं, बाकी उस नॉलेज पर फोकस करने का कोई मतलब नहीं। नॉलेज इकट्ठा करके भी क्या करेंगे, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं बनती। तो हम लोग धीरे धीरे जो इतने दिन साथ में रह रहे हैं उसी जोन में एंटर करने की कोशिश करते रहेंगे, और महसूस करिए, धीरे धीरे आप लोग बताइएगा। कई बार साथ में रहना ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बजाय कुछ समझाने, कुछ बताने के। आप साथ में धीरे धीरे हो रहे होते हैं और एक चीज़ ऊपर उठ चुकी होती है। और ये टेक्निकल है। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको मैं सुपरस्टिशन कह के डिस्कार्ड कर देता हूँ, में रहते हैं एक्चुअल में, वो हमको एक कलेक्टिवली या तो खींचता है या गिराता है, किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकता है। अब यहाँ हम लोग अगर एक ही वेवलेंथ से, एक ही उससे इकट्ठे हुए हैं, और कम से कम यहाँ एक पर्सन ऐसा हो, अब एक पर्सन यानी जो लीड कर रहा है, कम से कम वो ऐसा होना चाहिए कि जो कह रहा है वो उसको जी रहा है। तो इफ़ दैट पर्सन इज़ लिविंग, तो हम पुल कर लिए जाते हैं, बिना कुछ कहे हम पुल कर लिए जाते हैं उस चीज़ में। और अगर हम जी नहीं रहे उस चीज़ को, तो हम आपको कितना भी प्रवचन दे दें, हम कितनी भी बातें आपको बोल दें, आपके ऊपर उसका तिनका भर भी कोई असर होने वाला नहीं। तो ये बिल्कुल सीधी साफ बात होती है। तो इसी अगर क्राइटेरिया को हम लोग देखें तो हमारे लिए एक लेवल तक ये सब चीज़ें देखिए बड़ी अच्छी हेल्पफुल हैं, और एक मैच्योरिटी का लेवल जब आ जाता है तो आप नीचे उतने नहीं खींचे जाते हैं। लेकिन परेशानी तो होती है, आप ऐसे वातावरण में फंस गए हैं। एक स्थिति है जब आप बहुत ज़्यादा खींच लिए जाते हैं, लेकिन एक स्थिति में फिर आप पर उतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस स्थिति में हर मेडिटेटर को, हर सीकर को आ जाना ज़रूरी है कि जब हम अपवर्ड तो पुल कर लिए जाएं आसानी से, लेकिन नीचे खींचे जाने में हमें उतनी आसानी ना रहे। तो वो संग-साथ का असर हो जाता है कि हम जैसे संग-साथ में हो रहे होते हैं वैसे असर होते ही हैं हमारे ऊपर। तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता इन बातों से। और इसीलिए कई बार मुझे लगता है जो आश्रमों की व्यवस्था या अतीत में लोगों ने बनाई, इन्हीं वजहों से बनाई। वो अलग बात है कि बाद में आश्रम भी एक पॉलिटिक्स का अपना एक अलग इंतज़ाम बन जाता है, क्योंकि जहाँ 10 लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ एक पावर गेम शुरू हो जाता है। तो उस पावर गेम में बहुत सारे लोग उलझ के रह जाते हैं। लेकिन अगर हम उसको सही अर्थों में देखा जाए, वो पावर गेम ना क्रिएट करे और सचमुच में लोग उतनी ही ट्रांसपेरेंसी से, उतनी ही अपनी अच्छी भावना से साथ में एक समूह में रह रहे हों, तो सारे लोग इक्वली बेनिफिटेड होते हैं। उनमें सबकी चीज़ें सबको कोऑपरेट करती हैं। जैसे भीड़ में दंगा फसाद करना हो, देखिए फॉर एग्जांपल आप लोग जानते हैं, एक आदमी ने एक्साइटमेंट शुरू किया, दूसरे को भी पकड़ता है, तीसरे को भी पकड़ता है, इसीलिए भीड़ का चेहरा नहीं होता। अचानक सबको आग लग गई, बस मारो, आग लगाओ, ये करो। इसी का दूसरी साइड भी है। जब पीस है, लव है, हैप्पीनेस है, एक क्राउड में वो एलिमेंट हो, तो धीरे धीरे लोगों में वो सब भी ट्रांसफ़र होते रहते हैं। पता भी नहीं चलता कब किसके अंदर वो चीज़ एकदम से उठ रही है, कब किसके अंदर कौन सी चीज़ उठ रही है। तो वो चीज़ भी हेल्पफुल होती है। तो उस
उस अर्थ में भी इस तरह से हम लोगों का इकट्ठा होना बहुत हेल्पफुल हो जाता है, बहुत बेनिफिट वाला हो जाता है।